चैप्टर 125। अब तक आपने सुना कि वही रुक्मणी जी और रूपाली की बात सुनकर कुसुम जी के गुस्से से मुठियां कस जाती हैं। वह कुछ बोलने ही वाली होती है कि उससे पहले रेवा अपनी आइस रोल करती है और रुक्मणी जी और रूपाली तरफ शांत भाव से अपने चेहरे पर एक कोट स्माइल लाकर देखती हैं। अब आगे फिर रेवा रुक्मणी जी से कहती है, दादी माँ, आपको नहीं लगता कि हमारे परिवार का नाम मेरी किसी हरकत की वजह से नहीं, लेकिन अभी जो आपने बात कही है उसकी वजह से ज्यादा खराब होगा। उद्धरण चिन्ह। रीवा की बात सुनकर रुक्मणी जी कहती है, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? मैंने ऐसा क्या कह दिया जिससे हमारे परिवार का नाम खराब होगा? उद्धरण चिन्ह। रुक्मणी जी की बात सुन रेवा उनसे कहती है, आपको नहीं पता कि आपने ऐसा क्या कहा जिससे हमारे परिवार का नाम खराब होगा? तो सुनिए, वह आप ही है जिसने थोड़ी देर पहले ये कहा कि मैं बिना बताए कहीं भी चली जाती हूँ और मैं आधी रात को घर लौटती हूँ। इन सब बातों का क्या मतलब हुआ दादी माँ? अल्टीमेटली आप खुद मुझे सबके सामने कैरेक्टरलेस साबित करना चाहती है। वैसे दादी माँ, झूठ ना एक हद तक बोलना ही अच्छा होता है, क्योंकि यह बात तो मुझे भी याद नहीं कि मैं आखिरी बार आधी रात को घर कब लौटी थी, क्योंकि जहां तक मुझे याद है मैं हमेशा रात के 10 या साढ़े 10 तक घर लौट आई हूँ। और वैसे भी मैं कहीं घूमने फिरने या मौज मस्ती करने नहीं जाती, जो आप मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठा रही है। यहाँ पर आए हुए कई लोगों को पता होगा कि मेरी भी एक फैशन डिजाइनिंग कंपनी है जिससे मुझे संभालना होता है। साथ ही मुझे अपनी कॉलेज की पढ़ाई भी देखनी है। इसी वजह से मुझे काम करते वक्त कई बार ऑफिस से घर आने में कभी कभार लेट हो जाता है। इसमें ज्यादा ओवर रिएक्ट करने की कौन सी बात है? और रही बात कि मुझे हर बार घर छोड़ने के लिए अलग अलग लड़के आते हैं, तो मैं आपकी इस बात को पूरी तरह से नकारती हूँ, क्योंकि मुझे घर ड्रॉप करने के लिए आलोक भाई ही आए थे, और वह भी अब तक सिर्फ 1 या 2 बार। उसके अलावा मैं किसी और के साथ नहीं आई हूँ। और आलोक भाई मेरे पर्सनल असिस्टेंट के साथ साथ मेरी कंपनी के सीईओ भी है। इसलिए जब हमें काम करते हुए देरी हो जाती है तब वह मुझे कभी कभी रावत मेंशन ड्रॉप करने के लिए आ जाते हैं। और रही बात बाकी के टाइम की, तो ज्यादातर तो मैं रुद्राक्ष भाई के साथ घर आ जाती हूँ या फिर घर कॉल करके रावत मेंशन से कर मंगवा लिया करती हूँ। और हमेशा हमारी फैमिली के सिक्योरिटी गार्ड राघव भी मुझे ऑफिस से लेने के लिए आया करते हैं। इसलिए आप सबके सामने मुझे कैरेक्टरलेस साबित करने की यह जो नाकाम कोशिश कर रही है ना, वह बंद कर दीजिए। उद्धरण चिन्ह। रेवा का इस तरह का मुंह तोड़ जवाब सुनकर रुक्मणी जी का गुस्सा और बढ़ जाता है। वह गुस्से में कांपने लगती हैं। रूपाली उन्हें संभालने की एक्टिंग करते हुए रेवा की तरफ देखकर कहती है, रेवा, तुम दादी माँ से इस तरह बदतमीजी से बात कैसे कर सकती हो? वह तुम्हारी दादी माँ है, तुम्हें उनसे रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। रूपाली की बात सुनकर रेवा कहती है, रूपाली, पहली बात तो यह है कि मैं दादी माँ से कोई बदतमीजी नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं तो बस उनके द्वारा अपने ऊपर लगाए गए इल्जामों को नकार रही हूँ। इसे बदतमीजी करना नहीं कहते, इसे अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना कहते हैं। और वैसे तुम भी तो मेरी फिक्र जताते हुए हर किसी के मन में मेरे लिए यही बात डालना चाहती थी ना, कि मैं एक गैर जिम्मेदार और कैरेक्टरलेस लड़की हूँ जो सिर्फ अपने परिवार के लिए मुसीबतें पैदा करती है। उद्धरण चिन्ह। रेवा की बात सुनकर रूपाली को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वह आंखों में नफरत लिए रेवा की तरफ देखने लगती है। तभी निधि, जो रेवा से अपनी कॉलेज में हुई बेइज्जती का बदला लेना चाहती थी, वह रेवा की तरफ नफरत भरी नजरों से देखते हुए कहती है, रीवा, तुम्हें क्या लगता है यहाँ खड़े लोग बेवकूफ हैं जो तुम्हारी बात यकीन कर लेंगे? तुमने कहा कि तुम देर रात घर इसलिए आती हो क्योंकि तुम अपनी फैशन डिजाइनिंग कंपनी को संभालती हो, और तुम ये भी क्लेम करती हो कि तुम कृष्ण कला की हेड डिजाइनर हो। लेकिन आज तुम्हें देखकर ऐसा लगता तो नहीं है कि तुम कोई डिजाइन कंपनी की ओनर हो और खुद कोई डिजाइनर हो। उद्धरण चिन्ह। निधि की बात सुनकर रेवा कहती है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है निधि? तो निधि अपने चेहरे पर चला की बड़ी मुस्कान लाकर कहती है, मेरे कहने का सीधा सा मतलब है रेवा, तुम एक बार खुद को देखो और इस पार्टी में आए हुए बाकी गेस्ट्स को देखो। उन्होंने खुद को कितने अच्छे से ड्रेस अप किया है, साथ ही अच्छा सा मेकअप भी किया है। अगर उन्हें नहीं देख सकती तो कम से कम तुम अपनी बहन, बड़ी बहन रूपाली को ही देख लो। उसने आज जो ड्रेस पहनी है वह लिमिटेड एडिशन की बहुत ही महंगी और यूनिक ड्रेस है। साथ ही उसका मेकअप भी कितना अच्छा है। उसने इस पार्टी के लिए शहर के बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप करवाया है। वहीं तुम खुद को देखो, जो एक पुरानी सी बहन जी टाइप की ओल्ड फैशन ड्रेस पहनकर आ गई।
जहां तक मुझे याद है तुम तो इस ड्रेस को कई बार कॉलेज में भी पहन चुकी हो। ना ही तो तुमने कोई मेकअप किया है और ना ही कोई ज्वेलरी पहनी है। ऐसे में तुम खुद को एक डिजाइनिंग कंपनी के ओनर रहती हो और एक हाई क्लास पार्टी में इस तरह के पुराने कपड़े और बिना मेकअप के आ जाती हो। ये बात कुछ जच नहीं रही। वैसे अगर तुम्हें मेकअप और फैशन के बारे में कोई आइडिया नहीं है तो तुम रूपाली से भी पूछ सकती थी। इसमें शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है। और मैं तुम्हें बता दूं कि तुमने जो ड्रेस पहनी है ऐसी तो आजकल की आंटी भी नहीं पहनती। चैप्टर 126 रूपाली और रुक्मणी जी की बेइज्जती। अब तक निधि अपने चेहरे पर चला की बड़ी मुस्कान लाकर कहती है, मेरे कहने का सीधा सा मतलब है रेवा, तुम एक बार खुद को देखो और इस पार्टी में आए हुए बाकी गेस्ट्स को देखो। उन्होंने खुद को कितने अच्छे से ड्रेस अप किया है, साथ ही अच्छा सा मेकअप भी किया है। अगर उन्हें नहीं देख सकती तो कम से कम तुम अपनी बहन बड़ी बहन रूपाली को ही देख लो। उसने आज जो ड्रेस पहनी है वह लिमिटेड एडिशन की बहुत ही महंगी और यूनिक ड्रेस है। साथ ही उसका मेकअप भी कितना अच्छा है। उसने इस पार्टी के लिए शहर के बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप करवाया है। वहीं तुम खुद को देखो जो एक पुरानी सी बहन जी टाइप की ओल्ड फैशन ड्रेस पहन कर आ गई। जहां तक मुझे याद है तुम तो इस ड्रेस को कई बार कॉलेज में भी पहन चुकी हो। ना ही तो तुमने कोई मेकअप किया है और ना ही कोई ज्वेलरी पहनी है। ऐसे में तुम खुद को एक डिजाइनिंग कंपनी के ओनर रहती हो और एक हाई क्लास पार्टी में इस तरह के पुराने कपड़े और बिना मेकअप के आ जाती हो। ये बात कुछ जच नहीं रही। वैसे अगर तुम्हें मेकअप और फैशन के बारे में कोई आइडिया नहीं है तो तुम रूपाली से भी पूछ सकती थी। इसमें शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है। और मैं तुम्हें बता दूं कि तुमने जो ड्रेस पहनी है ऐसी तो आजकल की आंटी भी नहीं पहनती। अब आगे निधि की बात सुनकर आसपास के लोग रेवा को देखने लगते हैं। रेवा को देखकर कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे फैशन सेंस की कोई कमी हो। इनफैक्ट उन्हें तो ये भी नहीं पता चला था कि रेवा ने जो ड्रेस पहनी है वह पुरानी है, क्योंकि उन्होंने तो पहले कभी रेवा को इस ड्रेस में देखा नहीं था। वही रेवा ने भले ही ना ही तो मेकअप किया था और ना ही कोई हैवी ज्वेलरी पहनी थी, फिर भी वह रूपाली से कई गुना ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अगर ब्यूटी के मामले में रूपाली और रेवा को कंपेयर किया जाए तो रूपाली ज्यादा अच्छे कपड़े पहनने के बाद भी और हैवी मेकअप करने के बाद भी रेवा के जितनी खूबसूरत नहीं दिखने वाले थी। और रही बात बिना मेकअप की, तो आज तक रूपाली ने अपनी बिना मेकअप वाला चेहरा किसी को नहीं दिखाया था। निधि की बात सुनकर भी रेवा को ना ही तो निधि पर कोई गुस्सा आ रहा था और ना ही वह कोई रिएक्शन दे रही थी। तभी पास ही में खड़ी एक लेडी मुस्कुराते हुए कहती है, मिस वर्मा मजाक मत कीजिए, मिस रावत को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि उन्हें फैशन के बारे में कुछ पता ना हो। माना कि वो आज बहुत हो सिंपल तरीके से रेडी हुई है, लेकिन वह बहुत ही एलिगेंटल और ब्यूटीफुल लग रही है। और जहां तक बात रही मिस रूपाली की, तो मैं झूठ नहीं कहूंगी, उनका मेकअप और ड्रेस इस पार्टी के लिए कुछ ज्यादा भी हैवी नहीं लग रहा है। उस लेडी की बात सुनकर रूपाली का चेहरा काला पड़ जाता है। कहाँ वह रेवा को नीचा दिखाना चाहती थी और कहाँ उसका खुद का ही मजाक बन गया था। वही निधि से तो कुछ कहने का है नहीं बन रहा था। तभी रेवा उसे लेडी की तरफ देखकर कहती है, उद्धरण चिन्ह, नहीं आंटी, मिस वर्मा कोई मजाक नहीं कर रहे हैं। वह जो कह रही है वो सच है। मैंने आज जो ड्रेस पहनी है वह सच में 1-2 साल पुरानी ही है और मैं ये पहले बाय कॉलेज में कई बार पहन चुकी हूँ। उद्धरण चिन्ह। फिर रेवा निधि की तरफ देखकर कहती है, निधि तुम्हें शायद थोड़ा बुरा लग रहा होगा क्योंकि मैं तुम्हारी मोम की पार्टी में पुरानी ड्रेस पहन कर आई, लेकिन ऐसा करने के लिए मुझे दादी माँ ने कहा था कि मैं आज की पार्टी में पुराने कपड़े बिना मेकअप के और जितना हो सके उतना सिंपल तरीके से रेडी होकर आऊं। उद्धरण चिन्ह। रेवा की बात सुनकर रुक्मणी जी रेवा को गुस्से से कुछ कहना वाली होती है कि इससे पहले ही रेवा कहती है, अब प्लीज दादी माँ मुझे इस बारे में फिर से आपसे बहस नहीं करनी। उद्धरण चिन्ह। फिर रेवा एक गहरी सांस लेते हुए कहती है, वैसे अगर आप सबका हो गया हो तो क्या मैं थोड़ी देर के लिए खुली हवा में जा सकती हूँ? मुझे आप सबसे बहस करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। इतना कहकर रेवा किसी का भी जवाब का इंतजार किए बिना मुड़कर वहां से बाहर की तरफ चली जाती है। रेवा के जाने के बाद रुक्मणी जी से गुस्से में कुसुम जी की तरफ देखकर कहती है, यही सब सिखाया है तुमने उस लड़की को, बड़ों का अपमान करना और उनके खिलाफ बोलना। मैंने घर पर कहा था ना उस लड़की को कि आज कोई तमाशा खड़ा मत करना, फिर भी उसने हमारे परिवार का तमाशा खड़ा कर ही दिया। आखिर वह हमारे परिवार को और कितना ही शर्मिंदा करेगी। इतना बोलकर रुक्मणी जी अपनी जलती आंखों से कुसुम जी की तरह देखने लगती है।
वही कुसुम जी जो रीवा के बोल्ड पर्सनैलिटी और उसके यूं मुंह तोड़ जवाब सुनकर अंदर ही अंदर खुश हो रही थी, वह रुक्मणी जी की बात सुनकर उनके चेहरे पर एक्सप्रेशन थोड़े से बिगड़ जाते हैं। लेकिन फिर वह आसपास का माहौल देखकर अपने चेहरे पर हल्के से मुस्कान लाकर चिढ़ाने वाली स्माइल के साथ रुक्मणी जी की तरफ और रूपाली की तरफ देखकर कहती है, माँ जी आपके हिसाब से तो मैं अपने बच्चों को कुछ भी सीखने के लायक ही नहीं हुआ। और रही बात सबके सामने परिवार का तमाशा बनाने की, तो इसके लिए आप रेवा को जिम्मेदार नहीं कह सकती है। रेवा तो चुपचाप यहाँ से जा ही रही थी। वह रूपाली ही थी जिसने बीच में उसे रोककर कन्वर्सेशन स्टॉप की। आखिर उसे क्या जरूरत थी रेवा को डिस्टर्ब करने की? ना ही वो रेवा को डिस्टर्ब करती और ना ही इतना बड़ा तमाशा होता। वैसे इस बात को यहीं पर छोड़ दीजिए, आप लोग अपनी पार्टी एंजॉय कीजिए, हम भी करते हैं। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर कुसुम जी पार्टी में सबकी तरफ देखकर कहती है, आई एम सॉरी, हमारी वजह से आप सबको परेशान होना पड़ा। आप प्लीज एंजॉय कीजिए। इतना बोलकर कुसुम जी भी रेवा के पीछे पीछे वहां से चली जाती है। कुसुम जी के चले जाने के बाद बाकी सब गेस्ट आपस में बातें करने लगते हैं। सबका ध्यान बट जाता है। वही रुक्मणी और रूपाली गुस्से में लाल आंखों से रेवा और कुसुम जी दिशा में गई थी, उस तरफ देख रही थी। वहीं दूसरी तरफ रुद्राक्ष पार्टी में एक जगह खड़ा होकर अपने सामने हो रहे तमाशे को एंजॉय कर रहा होता है। इस वक्त उसके सामने आकाश और उसके फ्रेंड नशे में चूर होकर पड़े हुए थे। उनमें से एक ने तो उल्टी भी कर दी थी। उन सबके पिता अपने अपने लड़कों को संभालकर वहां से लेकर जा रहे होते हैं। वहीं प्रताप रावत और महेंद्र रावत भी उसे नज़ारे को देख रहे होते हैं। प्रताप रावत गुस्से में महेंद्र रावत की तरफ देखकर कहते हैं, बड़े भैया अपने बेटे को संभालिए और इसे अभी के अभी यहां से लेकर जाइए। उद्धरण चिन्ह। प्रताप रावत की बात सुनकर महेंद्र रावत आकाश को कंधे से पकड़ते हुए वहां से ले जाने लगता है। महेंद्र रावत गुस्से में आकाश को घसीटते हुए उसके कान में कहता है, बेवकूफ लड़के, मैंने तुम्हें रुद्राक्ष को नशा देने के लिए कहा था, तुम्हें खुद पीने के लिए नहीं कहा था। तुमने मेरे बने बनाए प्लेन पर पानी फेर दिया। तुम घर चलो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। उद्धरण चिन्ह। आकाश की हालत इतनी खराब थी कि उसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। इसलिए महेंद्र रावत आकाश को घसीटते हुए वहां से लेकर बाहर चला गया। वहीं उन्हें आकाश को ले जाता देखकर आसपास के लोग आपस में बात करते हुए उनकी सिचुएशन पर हंस रहे थे और उनका मजाक भी उड़ा रहे थे। उन सब की बात सुनकर प्रताप रावत के चेहरे पर कोई भी भाव नजर नहीं आ रहा था। प्रताप जी उसे जगह से बिना कुछ कहे निकल जाते हैं। वहीं रुद्राक्ष भी प्रताप जी के पीछे चला जाता है। वहां से निकालकर प्रताप जी कुसुम जी और रेवा को पार्टी से लेकर सीधा घर आ जाते हैं। उन्हें इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि बाकी के परिवार वाले अभी घर लौटे हैं या नहीं। वह घर लौटकर चुपचाप अपने रूम में चले जाते हैं। उन्होंने रेवा और कुसुम जी को पार्टी में आकाश ने जो कुछ भी किया उस बारे में रास्ते में बता दिया था। चैप्टर 127। रुक्मणी जी ने की रेवा की कंप्लेन। उन सब की बात सुनकर प्रताप रावत के चेहरे पर कोई भी भाव नजर नहीं आ रहा था। प्रताप जी उसे जगह से बिना कुछ कहे निकल जाते हैं। वहीं रुद्राक्ष भी प्रताप जी के पीछे चला जाता है। वहां से निकालकर प्रताप जी कुसुम जी और रेवा को पार्टी से लेकर सीधा घर आ जाते हैं। उन्हें इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि बाकी के परिवार वाले अभी घर लौटे हैं या नहीं। वह घर लौटकर चुपचाप अपने रूम में चले जाते हैं। उन्होंने रेवा और कुसुम जी को पार्टी में आकाश ने जो कुछ भी किया उस बारे में रास्ते में बता दिया था। अगली सुबह रावत मैंशन। प्रताप जी और कुसुम जी पूरी तरीके से रेडी होकर नीचे आ रहे होते हैं। रुक्मणी जी ने सुबह 7 बजे ही पूरे परिवार को लिविंग हॉल में आने होने के लिए कह दिया था। वह इस वक्त राजेंद्र जी के साथ बैठी हुई थी। वही रूपाली और वैशाली जी भी हाल में आ चुके थे। रूपाली की आंखें लाल हो चुकी थी और सूजी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत ही ज्यादा रोई है। इस वक्त आकाश वहां पर मौजूद नहीं था और वही रुद्राक्ष और रेवा भी। वही रुक्मणी जी के चेहरे पर गुस्से के भाव थे और राजेंद्र जी आराम से अपनी चाय पीते हुए पेपर पढ़ रहे थे। प्रताप जी और कुसुम जी को आता हुआ देखकर रुक्मणी जी कहती है, प्रताप, मैं कब से तुम्हारे आने का इंतजार कर रही हूँ। तुम इतनी देर से क्यों आए? उद्धरण चिन्ह। उनकी बात सुनकर प्रताप जी कहते हैं, माँ अपने 15 मिनट पहले ही सर्वट को भेजा था हमें बुलाने के लिए। हम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आ रहे हैं। प्रताप जी बात सुनकर रुक्मणी जी कहती है, प्रताप, मैंने सिर्फ तुम्हें ही बुलाया था। तुम्हें किसी और के लिए इंतजार करने की क्या जरूरत थी? अगर तुम ही आ जाते तो अच्छा होता। उद्धरण चिन्ह।
रुक्मणी जी की बात सुनकर प्रताप जी कहते हैं, ये सब छोड़िए माँ, आपने कहलाया था कि आपको हमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तो बताए आप क्या बात करना चाहती है, जिसके लिए आपने हमें इतनी सुबह सुबह बुलाया है। उद्धरण चिन्ह। प्रताप जी की बात सुन रुक्मणी जी कहती है, मैंने तुम्हें तुम्हारी बेटी के कारनामे बताने के लिए इतनी सुबह बुलाया है। तुम्हें पता भी है कल रात तुम्हारी बेटी ने पार्टी में क्या किया। उसने पार्टी में सभी मेहमानों के सामने मेरी और रूपाली की बेइज्जती की। इतना ही नहीं, उसने निधि को भी बहुत बुरा भला कहा और तुम्हारी यह बीवी वहां खड़े खड़े तमाशा देख रही थी। मजाल है जो उसने उसे एक शब्द भी कहा हो, उल्टा वह उसी का साथ दे रही थी। तुम्हारी पत्नी ने भी कल हमारी बेइज्जती करने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। इतना कहते हुए रुक्मणी जी गुस्से से कांपने लगती है। वही अपनी मां की लगाए गए इंसानों की सुनकर प्रताप जी के माथे पर सिकन आ जाती है और उनके मुठियां गुस्से से कस जाती है। लेकिन वह खुद को नॉर्मल कर आराम से जाकर सोफे पर बैठ जाते हैं। तभी एक सर्वेंट उन्हें चाय सर्व कर देती है और प्रताप जी आराम से बैठकर अपनी चाय पीने लगते हैं। उद्धरण चिन्ह। उन्हें कोई भी रिएक्ट ना करता देखकर रुक्मणी जी को और गुस्सा आने लगता है। रुक्मणी जी प्रताप जी की तरफ गुस्से से देखकर कहती है, प्रताप तुम मेरी बात सुन तो रहे हो ना। तुम्हें अपनी बेटी को समझाओ कि वह कल की गलती के लिए मुझसे और रूपाली से माफी मांगे। उसकी वजह से कल पार्टी में मुझे और रूपाली को न जाने क्या क्या सुनना पड़ा। आखिर मैंने उसे क्या कह दिया था। मैंने तो बस उसे इतना ही कहा था कि कल वह रूपाली से थोड़ा काम साज धककर पार्टी में आए। और इसकी भी वजह थी क्योंकि परिवार में हर कोई जानता है कि रूपाली मॉडलिंग और एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहती है और कल की पार्टी उसके लिए इन सब के रास्ते खोल सकती थी। इसीलिए मैं बस चाहती थी कि रूपाली कल की पार्टी में सबसे सुंदर लगे। लेकिन फिर भी तुम्हारी बेटी ने मुझे इसके लिए कल पार्टी में सबके सामने सुना दिया। उसकी वजह से पार्टी में हर कोई मुझे पक्षपाती कहने लगा। अरे उससे समझाओ कि मेरे लिए वह और रूपाली दोनों एक बराबर है। बस मैं उन्हें अलग अलग तरह से इसलिए बर्ताव करती हूं ताकि वह ज्यादा बिगड़ ना जाए। उद्धरण चिन्ह। रुक्मणी जी यह सब अपनी ही धुन में बोले रही थी। उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि जिसके लिए वह ये सब बातें कर रही है वह यहाँ है ही नहीं है। वहीं कुसुम जी कुछ नहीं कहती और वही प्रताप जी बिना किसी भाव के अपनी चाय पी रहे थे। रुक्मणी जी को रेवा के लिए इस तरह से बात करता देखकर वैशाली जी और रूपाली के मन में खुश हो रही थी। वहीं महेंद्र जी के चेहरे पर चिंता झलक रही थी क्योंकि वह भी जानते थे कि रेवा को शायद तो रूपाली ने और रुक्मणी जी ने ही उकसाया होगा। और रेवा की गलती इतनी भी ज्यादा पड़ी नहीं थी जितनी उनके बेटे आकाश की थी। इस वजह से उन्हें ये डर लग रहा था कि कहीं प्रताप जी गुस्सा होकर आकाश की बात यहाँ न छेड़ दे। अगर उन्हें पहले पता होता कि रुक्मणी जी इस तरह की बात करने के लिए सबको नीचे बुला रही है तो वो पहले ही उन्हें रोक लेता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तभी रूपाली का ध्यान रुद्राक्ष पर जाता है जो अभी अभी जॉगिंग से लौटाकर अंदर आ रहा था। उसे देखते ही रूपाली वैशाली जी को इशारा कर देती ही तो वैशाली जी रुद्राक्ष को देखकर अपने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट लाते हुए कहती है, अरे रुद्राक्ष बेटा तुम आ गए जॉगिंग करके, तुम बैठो, मैं अभी मीना से बोलकर तुम्हारे और रेवा के लिए नींबू पानी मंगावती हूँ। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर वो मीना को नींबू पानी लाने के लिए आवाज देने ही वाली होती है कि उससे पहले ही एक मेड एक गिलास नींबू पानी लेकर आ जाती है। ये देखकर वैशाली जी के शब्द उनके मुंह में ही रह जाते हैं। रुद्राक्ष उस मेड से नींबू पानी ले लेता है और बिना किसी पर ध्यान दिए प्रताप जी की बगल में बैठकर पीने लगाता है। तभी रुक्मणी जी आगे अपनी बात कंटिन्यू रखते हुए कहती है, मैंने एक फैसला लिया है। हो सकता है आप सबको मेरा ये फैसला अच्छा ना लगे, लेकिन परिवार की भलाई के लिए मेरा ये फैसला लेना बहुत ही जरूरी था। इतना बोलकर रुक्मणी जी सख्त चेहरे के साथ रुद्राक्ष की तरफ देखने लगाती है। वही रुक्मणी जी की बात सुनकर प्रताप जी कहते हैं, कैसा फैसला माँ। उद्धरण चिन्ह। चैप्टर 128 रेवा घर पर नहीं है। तभी रुक्मणी जी आगे अपनी बात कंटिन्यू रखते हुए कहती है, मैंने एक फैसला लिया है। हो सकता है आप सबको मेरा ये फैसला अच्छा ना लगे, लेकिन परिवार की भलाई के लिए मेरा ये फैसला लेना बहुत ही जरूरी था। इतना बोलकर रुक्मणी जी सख्त चेहरे के साथ रुद्राक्ष की तरफ देखने लगाती है। वही रुक्मणी जी की बात सुनकर प्रताप जी कहते हैं, कैसा फैसला माँ। उद्धरण चिन्ह। मेरा यह फैसला है कि आज से रुद्राक्ष, रेवा और मही की हर जरूरत का ख्याल और उनके लिए एक माँ के तौर पर जो भी फैसला लेने हो वह सारे वैशाली लेगी, ना कि कुसुम। इतना ही नहीं, उन तीनों ने अगर कोई भी गलती की तो वैशाली उन्हें हर तरह की सजा भी दे सकती है और कोई भी उसे नहीं रोकेगा।
इतना ही नहीं, रेवा और रुद्राक्ष को अगर कहीं भी जाना हो या किसी से भी मिलना हो तो उन्हें वैशाली की इजाजत लेनी होगी, खासकर रेवा। उद्धरण चिन्ह। फिर वह प्रताप जी की तरफ देखकर कहती है, और हाँ प्रताप, तुम हमेशा ऑफिस के काम में बिजी रहते हो, इसीलिए अब से रेवा और रुद्राक्ष के कॉलेज में जब भी उन दोनों के पेरेंट्स को बुलाया जाएगा तो हमेशा वैशाली ही कुसुम की जगह जाएगी। इतना ही नहीं, अब से कुसुम ना ही तो माही को स्कूल छोड़ने के लिए जाएगी और ना ही उसे स्कूल से लेने के लिए जाएगी। और अब से मही के स्कूल की सारी पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी कुसुम की जगह पर वैशाली ही अटेंड करेगी। तुम मही के स्कूल में कॉल करके ये बता दो कि अब से स्कूल में कुसुम की जगह वैशाली उसकी गार्जियन मदर होगी। अब स्कूल में माही के लिए अगर कोई भी डिसीजन लेना होगा तो उसके लिए वह वैशाली से कांटेक्ट करे, ना कि कुसुम से। और इन सब में कुसुम बिल्कुल भी दखलंदाजी नहीं कर सकती है। उद्धरण चिन्ह। रुक्मणी जी की बात सुनकर रुद्राक्ष खतरनाक नजरों से उनकी तरफ देखने लगता है। वही प्रताप जी भी कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ उनकी ओर देखकर कहते हैं, और आपने यह फैसला किस आधार पर लिया है माँ? क्या मैं ये जान सकता हूँ कि आप मेरी पत्नी को मेरे बच्चों की परवरिश देने से क्यों रोक रही है? उद्धरण चिन्ह। प्रताप जी की बात सुनकर रुक्मणी जी गुस्से में कुसुम जी की तरफ देखते हुए कहती है, क्योंकि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे बच्चों की परवरिश करने के लायक नहीं है। उद्धरण चिन्ह। रुक्मणी जी की बात सुनकर रुद्राक्ष, जो अब तक सबको इग्नोर कर रहा था, वो अपनी सर्द आवाज में कहता है, और आपको ऐसा क्यों लगता दादी माँ कि हमारी माँ हमारी परवरिश करने के लायक नहीं है? उद्धरण चिन्ह। रुद्राक्ष की बात सुनकर रुक्मणी जी गुस्से में रुद्राक्ष की तरफ उंगली दिखाते हुए प्रताप जी से कहती है, वजह तुम खुद देख लो प्रताप कि मैंने ये फैसला क्यों लिया है। अभी तुमने देखा न कि कैसे रुद्राक्ष बड़ों की बात के बीच में बोल रहा है, यहाँ तक कि इसके आंखों में बड़ों के लिए बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं दिख रही है। वह इस वक्त मुझे ऐसे देख रहा है जैसे मैं कोई उसकी दुश्मन हूं। ये सब इस औरत के दी हुई परवरिश का ही नतीजा है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, कल तो रेवा ने पार्टी में न जाने कितने लोगों के बीचों बीच मेरी और रूपाली की बेइज्जती कर रही थी, और तब तुम्हारी पत्नी उसे रोकने के बजाय चुपचाप वह खड़े होकर तमाशा देख रही थी। इसने एक बार भी रेवा को रोकने की कोशिश नहीं की और न ही उसे चुप रहने के लिए कहा। उल्टा जब मैंने इसे रेवा को चुप कराने के लिए कहा तो इसने सर दोस्त रूपाली पर ही डाल दिया। अब तुम ही बताओ, इस तरह की औरत की छत्रछाया में तुम्हारे बच्चे क्या ही संस्कार सीखेंगे? मैं जो कुछ भी कर रही हूँ तुम्हारे बच्चों की भलाई के लिए ही कर रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। रुक्मणी जी प्रताप जी से ये सब कह ही रही थी, तभी वैशाली जी का ध्यान रीवा के गैर मौजूदगी पर जाता है, तो वह रुद्राक्ष की तरफ सवालिया नजरों से देखकर कहती हैं, रुद्राक्ष क्या रीवा आज तुम्हारे साथ जॉगिंग करने के लिए नहीं गई थी? तुम अकेले ही बाहर से वापस आए हो या फिर उसे आने में और देर लगने वाली है? उद्धरण चिन्ह। वैशाली जी की बात सुनकर रुक्मणी जी का ध्यान भी रेवा की गैर मौजूदगी पर जाता है। वह कुसुम जी की तरफ और प्रताप जी की तरफ देखकर कहती है, देख लिया ना प्रताप, मैंने एक खास कर रेवा को इस मीटिंग में आने के लिए कहा था, लेकिन वह आए ही नहीं। फिर वह रुद्राक्ष की तरफ देखकर कहती है, रुद्राक्ष रेवा कहाँ है, उसे अभी के अभी बुलाओ। उद्धरण चिन्ह। रुक्मणी जी की बात सुनकर रूपाली झूठी फिक्र जताते हुए कहती हैं, छोड़िए ना दादी माँ, हो सकता है कल की पार्टी की थकान की वजह से आज रेवा की आंख ना खुली हो और अभी वह सो रही हो, हमें इस जगाना नहीं चाहिए। उद्धरण चिन्ह। रूपाली की बात सुनकर रुक्मणी जी उससे कहती है, तुम उसे लड़की की तरफदारी करना बंद करो रूपाली। एक तो उसने कल पार्टी में तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, ऊपर से तुम उसी की तरफदारी कर रही हो। पार्टी में तो तुम भी गई थी और थकी हुई तो तुम भी हो, फिर भी मेरे एक बार बुलाने पर तुम आ गई ना यहाँ पर, तो फिर वह क्यों नहीं आ सकती? आखिर इतना भी क्या आराम करना कि परिवार के मीटिंग में भी ना आए? उद्धरण चिन्ह। रुक्मणी जी की बात सुनकर रूपाली कहती है, दादी माँ आप इतना गुस्सा मत कीजिए, गुस्सा करना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, मैं खुद जाकर रेवा को बुलाकर लाती हूँ। इतना बोल रूपाली रेवा को बुलाने के लिए जाने लगती है। तभी कुसुम जी उसे रोकते हुए कहती है, रूपाली तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है, रेवा घर पर ही नहीं है। उद्धरण चिन्ह। कुसुम जी की बात सुनकर हर कोई उनकी तरफ देखने लगता है। तभी वैशाली जी कहती हैं, ये तुम क्या कह रही हो कुसुम, रेवा आखिर इतनी सुबह सुबह कहाँ जा सकती है? उद्धरण चिन्ह। चैप्टर 129 वैशाली जी की झूठी फिक्र। रुक्मणी जी की बात सुनकर रूपाली कहती है, दादी माँ आप इतना गुस्सा मत कीजिए, गुस्सा करना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, मैं खुद जाकर रेवा को बुलाकर लाती हूँ। इतना बोल रूपाली रेवा को बुलाने के लिए जाने लगती है। तभी कुसुम जी उसे रोकते हुए कहती है, रूपाली तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है,
रेवा घर पर ही नहीं है। उद्धरण चिन्ह। कुसुम जी की बात सुनकर हर कोई उनकी तरफ देखने लगता है। तभी वैशाली जी कहती हैं, ये तुम क्या कह रही हो कुसुम, रेवा आखिर इतनी सुबह सुबह कहाँ जा सकती है। उद्धरण चिन्ह। वैशाली जी की बात सुनकर कुसुम जी कहती है, वह लंदन गई है। कुसुम जी की बात सुनकर हर कोई उन्हें हैरानी से देखता है। तभी वैशाली जी कहती हैं, कुसुम तुम हमसे क्यों मजाक कर रही हो। रेवा लंदन कैसे जा सकती है। कल तक तो वह यही थी, और आखिर वह वहां जाएगी क्यों। उसे वहां क्या ही काम होगा। उसकी बात सुनकर कुसुम जी एक बेफिक्रे भरे अंदाज में कहती है, रेवा की कंपनी के इंटरनेशनल ब्रांच में कोई प्रॉब्लम आ गई है। उसे सॉल्व करने के लिए रेवा को अर्जेंटली वहां जाना पड़ा, इसीलिए वह रात की फ्लाइट से ही लंदन के लिए निकल चुकी है। उद्धरण चिन्ह। कुसुम जी की बात सुनकर वैशाली जी रुक्मणी जी को भड़काने के लिए कहती है, लेकिन कुसुम, रेवा ऐसे अचानक से किसी को भी बिना बताए कैसे जा सकती है। आखिर उसे जाने से पहले घर में किसी बड़े से पूछना तो चाहिए था। और घर के बाकी सब लोग तो यहीं पर है, इसका मतलब रेवा आधी रात को घर से अकेले चली गई है, वह भी बिना किसी को बताए। उद्धरण चिन्ह। वैशाली जी की बात सुनकर कुसुम जी कहती हैं, दीदी रेवा बिना बताए कहीं नहीं गई है, वह मुझे बात कर गई है। और रही बात उसका आधी रात को जाने की, तो उसका वहां जल्द से जल्द पहुंचना जरूरी था, इसीलिए वह रात को ही निकाल गई। उद्धरण चिन्ह। कुसुम जी की बात सुनकर वैशाली जी झूठी फिक्र जताते हुए कहती हैं, ये तुमने क्या किया कुसुम, तुमने अकेली बच्ची को इतनी रात को अकेले ही जाने दिया। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। भगवान ना करे अगर उसके साथ कोई अनहोनी हो गई तो हम किसी को क्या मुंह दिखाएंगे। तुम्हें उसे जाने की इजाजत देने से पहले कम से कम एक बार किसी से पूछ तो लेना चाहिए था। उद्धरण चिन्ह। वैशाली जी की बात सुनकर कुसुम जी उनकी तरफ ब्लैक एक्सप्रेशन के साथ देखते हुए कहती है, दीदी पहली बात तो यह है कि रेवा को जाने की इजाजत देने के लिए मुझे किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी रेवा को खुद कहीं जाने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, वह जहां चाहे वहां जा सकती है, क्योंकि मैं उसे कभी भी बांध कर नहीं रखने वाली। और दूसरी बात कि वह अकेले इतनी दूर गई है, तो आपको बता दूं कि वह अकेले नहीं गई है, उसके साथ आलोक भी गया है। इनफैक्ट वह खुद रेवा को रावत मेंशन तक लेने आया था, और मैं खुद उसे बाहर तक छोड़ने भी गई थी। अब बात रही बात ऊंच नीच की और परिवार के मान सम्मान की, तो मुझे मेरी बेटी पर पूरा भरोसा है। वह कभी ऐसा कोई काम कर ही नहीं सकती जिससे हमारे परिवार के मान सम्मान पर कोई आंच आए। तो आप इन सब की चिंता तो छोड़ ही दीजिए। उद्धरण चिन्ह। कुसुम जी की बात सुनकर वैशाली जी थोड़ा सा झेप जाती हैं, लेकिन फिर वह अपने चेहरे पर झूठी फिक्र बरकरार रखते हुए कहती है, तुम मेरे कहने का गलत मतलब निकल रही हो कुसुम। मैं मानती हूं कि हमारी बच्ची कुछ गलत नहीं कर सकती है, लेकिन ये दुनिया बहुत बुरी है। अगर किसी ने उसके साथ गलत कर दिया तो, और तुम ऐसे कैसे किसी भी अनजान इंसान के साथ रेवा को भेज सकती हो, और वह तब जब वह इंसान एक लड़का है। उद्धरण चिन्ह। फिर वह अपने चेहरे पर सख्त एक्सप्रेशन लाकर रुद्राक्ष की तरफ देखकर कहती है, रुद्राक्ष बेटा, अब जबकि माँ जी ने तुम्हारी और रेवा की सारी जिम्मेदारियां मुझे दे दी है, तो मैं तुम्हें एक बात बता अभी देता हूँ, अब से तुम्हें घर से बाहर कहीं भी जाना हो या किसी से भी मिलना हो तो पहले मुझसे इजाजत लेनी होगी। तुम बिन मेरी परमिशन के ना ही तो घर से बाहर जा सकते हो और ना ही किसी से मिल सकते हो। उद्धरण चिन्ह। फिर वैशाली जी आगे कहती हैं, और अब जबकि रेवा बिना किसी को बताए और अकेले ही घर से बाहर जाने लगी हैं, तो उसके लिए मुझे ज्यादा ही सख्त होना होगा, क्योंकि यह वह आगे भी कर सकती है। तो अब से रेवा कॉलेज रुद्राक्ष के साथ नहीं जाएंगी, बल्कि वह रूपाली के साथ जाएगी, और हमेशा रूपाली के साथ ही रहेंगी, क्योंकि मुझे रूपाली ने एक बार बताया था कि रेवा कॉलेज में हमेशा रुद्राक्ष के साथ ही रहती हैं। यहाँ तक कि वह हमेशा रुद्राक्ष और अर्थ के जो लड़के दोस्त उनके साथ ही बैठी रहती है। इस तरह से तू वह और भी ज्यादा बिगड़ जाएगी, इसलिए रेवा अब से कॉलेज से सीधा घर लौट कर आएगी। उसके बाद उसे कहीं भी जाना होगा तो उसके साथ मैं या रूपाली, हम दोनों में से कोई भी एक उसके साथ ही जाएंगे। अब से वह कभी भी अकेली घर से बाहर नहीं जाएगी। अब से रेवा बिना मेरी मर्जी के और अकेले इस घर से एक कदम भी बाहर नहीं रखेगी। वह पहले से ही बहुत बदतमीज हो चुकी है और बिगड़ चुकी है। अब तो जैसे ये सब उसकी आदत बन चुकी है, वो हमेशा ही बिना किसी को बताए कहीं भी चली जाती है, और हमेशा वह अकेले ही चले जाते हैं। इसलिए उसे अभी से काबू में रखना बहुत जरूरी है। फिर वह रुक्मणी जी की तरफ देखकर कहती हैं, माँ जी क्या मेरा फैसला सही तो है ना? मैंने कोई गलत फैसला तो नहीं सुनाया ना? उद्धरण चिन्ह।
वैशाली जी की बात सुनकर रुक्मणी जी उससे कहती है, नहीं वैशाली, तुमने जो कुछ भी कहा है सही कहा है। मैं भी कई से वक्त से यह नोटिस कर रही हूं कि रीवा का आने जाने का कोई भी ठिकाना नहीं है। वो अकेले ही हमेशा घूमती रहती है। उसे अभी से काबू में रखना बहुत जरूरी है, और यह कुसुम कभी नहीं कर पाएंगी। अगर तुमने उसे अभी नहीं संभाला तो हो सकता है वह और ज्यादा बिगड़ जाए। इसलिए मैं तो बस ये चाहती हूँ कि तुम रेवा के अंदर रूपाली के आधे जितनी भी समझदारी ले आओ तो काफी होगा, वरना एक दिन वह हमारे परिवार का नाम ही डूबा देगी। रुक्मणी जी की बात सुनकर वैशाली जी कुसुम जी की तरफ घमंड भरी नजरों से देखती हैं, जैसे कह रही हो अब तुम माँ जी की बात को काट कर दिखाओ। चैप्टर 130 एंटाइटल्ड चैप्टर। इसलिए मैं तो बस ये चाहती हूँ कि तुम रेवा के अंदर रूपाली के आधे जितनी भी समझदारी ले आओ तो काफी होगा, वरना एक दिन वह हमारे परिवार का नाम ही डूबा देगी। रुक्मणी जी की बात सुनकर वैशाली जी कुसुम जी की तरफ घमंड भरी नजरों से देखती हैं, जैसे कह रही हो अब तुम माँ जी की बात को काट कर दिखाओ। वैशाली जी के घमंड भरे चेहरे को देखकर रुद्राक्ष अपनी सख्त आवाज से कहता है, बड़ी माँ, पहली बात तो यह है कि आलोक भाई भले ही आप लोगों के लिए अनजान होंगे, पर हमारे लिए नहीं। हम बचपन से एक साथ आश्रम में ही पाले बड़े हैं, और वह हमारे लिए हमारे बड़े भाई की तरह है। उद्धरण चिन्ह। फिर वह थोड़ा रुककर अपने चेहरे पर कुटिल मुस्कुराहट लाकर कहता है, और रही बात हमारे अच्छे से परवरिश करने की तो उसके लिए हमारे माँ है। आपको इन सब के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, और अगर आपको परवरिश करने का इतना ही शौक है तो आप हमें छोड़ थोड़ा सा ध्यान अपने बच्चों पर दे दीजिए, क्योंकि का क्या है ना कि इस वक्त आपकी बेहतरीन परवरिश की जरूरत हमसे ज्यादा जरूरत आपके बच्चों को है। ये कहते भक्ति रुद्राक्ष बेहतरीन परवरिश पर कुछ ज्यादा ही जोर देता है। फिर वह मजाकिया लहजे के साथ वैशाली जी की तरफ देखकर कहता है, वैसे बड़ी माँ, रेवा तो अपने काम के सिलसिले में बाहर गई है, लेकिन आकाश भाई अब तक नीचे क्यों नहीं आए हैं? क्या उसका कल रात का नशा अब तक उतारा नहीं? उतरेगा भी कैसे? उन्होंने शराब ही वाइन ही इतनी ज्यादा पी ली थी कि पूछिए ही मत। अरे उनसे तो ठीक से चला भी नहीं जा रहा था, इसलिए बड़े पापा को उन्हें घसीट कर घर लाना पड़ा था। उद्धरण चिन्ह। रुद्राक्ष की बात सुनकर वैशाली जी रुक्मणी जी और रूपाली को बहुत ही गुस्सा आता है। वैशाली जी गुस्से में कहती है, रुद्राक्ष तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मुझे अच्छे से पता है कि आकाश कभी भी ड्रिंक नहीं पीता। तुम यहाँ अपनी और रेवा की गलती को छुपाने के लिए मेरे बेटे पर इस तरह का झूठा इल्जाम कैसे लगा सकते हो? उद्धरण चिन्ह। वैशाली जी की बात सुनकर रुद्राक्ष कहता है, मैं आकाश भाई पर कोई झूठा इल्जाम नहीं लगा रहा। अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना हो तो आप बड़े पापा से पूछ सकते हो, क्योंकि आकाश भाई को नशे की हालत में घर वही लेकर आए थे। क्या उन्होंने यह बात आपको बताई नहीं? अब तक। इतना बोल रुद्राक्ष अपने गर्दन हल्की सी टेढ़ी कर महेंद्र जी की तरफ देखता है। वही बाकी सब भी महेंद्र जी की तरफ देखने लगते हैं। वही सबके नजर अपने ऊपर देखकर महेंद्र जी थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, लेकिन उन्हें रुद्राक्ष पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि वह किसी को भी पता नहीं लगने देना चाहते थे कि आकाश ने कल रात पार्टी में बहुत ज्यादा शराब पी ली थी। वह अपने गुस्से में नजरों से रुद्राक्ष को देखते हैं। तभी रुक्मणी जी महेंद्र जी से पूछती है, महेंद्र ये रुद्राक्ष क्या बोल रहा है? क्या कल आकाश ने सच में पार्टी में ड्रिंक की थी? रुक्मणी जी का सवाल सुनकर महेंद्र जी कहते हैं, माँ ऐसा कुछ भी नहीं है। रुद्राक्ष को जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। उद्धरण चिन्ह। महेंद्र जी की बात सुनकर एक बार फिर हर कोई रुद्राक्ष की तरफ देखा है, लेकिन राजेंद्र जी, प्रताप जी और कुसुम जी की नज़र महेंद्र जी पर ही थी, क्योंकि वह तीनों अच्छे से जानते थे कि आकाश ने कल पार्टी में बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। वहीं महेंद्र जी अपनी गुस्से भरी नजरों से रुद्राक्ष को चुप रहने का इशारा करते हैं, तो रुद्राक्ष भी एक तक उन्हें ही देख रहा था। वह अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर रुक्मणी जी की तरफ देखकर कहता है, दादी माँ, मुझे कोई भी गलतफहमी नहीं हुई है। अगर आपको मेरी बात पर शक हो रहा है तो आप आज की न्यूज की हेडलाइंस देख सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। रुद्राक्ष की बात सुनकर रूपाली जल्दी से अपना फोन निकलती है और उसमें आज के न्यूज हेडलाइन देखने लगती है। वह एक आर्टिकल को ओपन करती है, जिसमें लिखा था, रावत फैमिली के बेटे ने शराब पीकर किया पार्टी में तमाशा। उद्धरण चिन्ह। रूपाली यह न्यूज रुक्मणी जी को भी दिखती है। ये न्यूज अब तक पूरे शहर में फैल चुकी थी। तभी रुद्राक्ष आगे कहता है, ये न्यूज अब तक पूरे शहर में वायरस हो चुकी है। वैसे दादी माँ, अब तो आप लोगों को यकीन हो गया होगा ना कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। क्या अभी आप लोगों को ऐसा लगता है कि वैशाली आंटी बहुत ही अच्छी माँ है?
और उन्होंने अपने बच्चों की बहुत ही अच्छे से परवरिश की है। क्योंकि कल रात की आकाश भाई की हरकत देखकर मुझे तो ऐसा नहीं लगता। ये कहते हुए रुद्राक्ष वैशाली जी की तरफ मजाकिया नजरों से देख रहा था। वही रुद्राक्ष की बात सुनकर वैशाली जी की हाथों की मुट्ठियां गुस्से से कस जाती है। तभी रुक्मणी जी कहती हैं, रुद्राक्ष तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई आकाश को बदनाम करने की। मुझे उसे पर और वैशाली की परवरिश पर पूरा भरोसा है। वह कभी ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता। उद्धरण चिन्ह। फिर वह थोड़ा रुककर रुद्राक्ष की तरफ देखकर कहती है, इस न्यूज में कहीं भी यह नहीं लिखा है कि कल आकाश ने शराब पी थी। इसमें लिखा है कि कल शराब पीकर तमाशा रावत फैमिली के बेटे ने किया था। कहीं ऐसा तो नहीं कल तुमने शराब पीकर तमाशा खड़ा कर दिया हो और उसका इल्जाम तुम आकाश पर लगा रहे हो। वैसे भी तुम इतने साल जंगलों में पले बड़े हो, न जाने तुम्हें वहां पर कौन कौन से बुरी आदतें लग गई होगी। उद्धरण चिन्ह। ये सब कहते हुए उनके चेहरे पर बहुत ही गुस्सा दिख रहा था। वहीं उनकी बात सुनकर प्रताप जी की भी हाथों की मुट्ठियां कस जाती है। वही कुसुम से भी गुस्से में और थोड़ी हैरानी से रुक्मणी जी को देखने लगती है, क्योंकि वह सरासर रुद्राक्ष पर इल्जाम लगा रही थी। वह अपने गुस्से को शांत कर रुक्मणी जी से कहती है, माँ जी, अगर कल रात पार्टी में रुद्राक्ष ने शराब पी होती तो इस वक्त रुद्राक्ष आपके सामने बैठा नहीं होता। वह नशे की वजह से अपना सर पकड़कर अपने रूम में सो रहा होता। वह सुबह 5 बजे उठकर जॉगिंग करके आया है। आपको लगता है कि रात को पेट भरकर शराब पीने के बाद कोई इतनी सुबह उठकर जॉगिंग कर सकता है क्या भला? और वैसे भी इस वक्त आकाश यहाँ पर नहीं है। आप उसे तो कुछ नहीं कह रही है, बल्कि दाना पानी लेकर मेरे बच्चों पर ऐसे ही चढ़ी जा रही है। क्यों ना आप आकाश को यहाँ बुलाकर देख लो कि उसने शराब पी है या नहीं। उद्धरण चिन्ह। कुसुम जी के बात सुनकर वैशाली जी कहती है, क्यों नहीं, मुझे मेरे बेटे पर पूरा भरोसा है। वह बस थकान की वजह से अपने कमरे में सो रहा होगा, ना कि शराब के नशे में। उद्धरण चिन्ह। वैशाली जी की बात खत्म होते ही रुक्मणी जी कहती है, तुम रुको, अभी आकाश को मैं यहाँ बुलाती हूँ, जिससे साफ पता चल जाएगा कि आकाश ने कल शराब नहीं पी है। इतना बोलकर वह जोर से चिल्लाती है, मीना यहाँ आओ। वह 2-3 बार मीना को आवाज लगती है, लेकिन मीना नहीं आती, बल्कि उसकी जगह एक मेल सर्वेंट आता है। तभी उसे मेल सर्वेंट को उसे देखकर रुक्मणी जी कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जल्दी से जाकर मीना को भेजो। रुक्मणी जी की बात सुनकर वह सर्वेंट कहता है, मालकिन, मीना तो सुबह से दिखाई नहीं दे रही। उसकी बात सुनकर रुक्मणी जी कहती है, वह दिखाई नहीं दे रही मतलब वह कहाँ गई है? उनकी बात सुनकर वह सर्वेंट कहता है, मालकिन, मुझे नहीं पता, शायद वह किसी काम से बाहर गई होगी। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन रुक्मणी जी बस हाँ में अपना सर हिला देती है और कहते हैं, ऊपर जाकर आकाश बाबा को जगा कर लाओ। जानने के लिए बने रहे हमारे की बात सुनकर वह सर्वेंट ऊपर की तरफ जाने लगता है। तो रुद्राक्ष उसे रोककर कहता है, रुको, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जाकर अपना काम करो। रुद्राक्ष की बात सुनकर वह तुरंत वहां से चला जाता है। फिर रुद्राक्ष अपना फोन से किसी को कॉल करके कहता है, उसे नीचे लेकर आओ। इतना बोलकर रुद्राक्ष अपना फोन फिर से रख लेता है। रुक्मणी जी कहते हैं, तुमने आकाश को बुलाने से मना क्यों कर दिया? क्या अब तुम्हें डर लग रहा है कि तुम्हारा झूठ पकड़ा जाएगा? रुक्मणी जी यह कह रही होती है कि तभी उनके कदमों में कोई आकर गिरता है। तो रुक्मणी जी, वैशाली जी और रूपाली जो तीनों एक साथ खड़ी थी, वह तीनों एक साथ 2 कदम पीछे हो जाती है।